4 of our chapter 1. This is last part of this chapter. So with this part I'll sum up the chapter. हम खत्म करेंगे chapter इस part के साथ. So let's start with the topic, with the last topic, that is commerce. In this video I'll explain commerce in detail. उसके सारे functions, उसके सारे parts जो है वो discuss करेंगे. So first let's understand the meaning of commerce. Commerce क्या है? एक शॉर्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कॉमर्स क्या है, बट लेट्स डिस्कस इट अगेन. मीनिंग ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स में क्या रहता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो एक जगह पे प्रोड्यूस किए जाते हैं और वो दूसरी जगह पे कंज्यूम किए जाते हैं. जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे वो गुड्स कंज्यूम नहीं हो जाते. उनकी प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जो है वो इन्वॉल्व रहती हैं. So all those activities are very important part of a commerce. तो वो एक्टिविटीज जो है उसका सम टोटल क्या एक्टिविटीज रहती है वो भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. दैट आर ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, वेयर हाउसिंग. ऑल दोज एक्टिविटीज, उन सब का सम टोटल है, दैट इज कॉमर्स. So here is the meaning. It is sum total of all those activities. उन सब activities का sum है which are necessary to bring goods and services from the place of their production. Necessary means very important. उसके बिना जो है, इन activities के बिना जो है वो commerce का process अधूरा है. जो from the place of production to the place of their consumption, production से लेके consumption तक की activities जो रहती हैं involved, that is part of commerce. Now some very important functions of commerce. commerce में क्या functions involved रहते हैं? commerce है ही क्या? sum up of all the activities. तो कौन सी activities हैं जो commerce में perform की जाती है, क्या functions हैं commerce के? First one is helps in removing the hindrance of person. Hindrance means रुकावट, कोई बाधा, hurdle. तो hindrance of person that means कि जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर्स बोला जाता है जिनको, और गुड्स कंज्यूम करते हैं उनको कंज्यूमर बोला जाता है. सो गुड्स प्रोड्यूस जो करता है एक पर्सन और कंज्यूम करता है दूसरा पर्सन. अगर सेम पर्सन जो है वो गुड्स प्रोड्यूस भी करेगा, गुड्स कंज्यूम भी करेगा, सो हमने ये डिस्कस किया था कि वो बिजनेस नहीं होगा. जब तक बिजनेस जो है गुड्स प्रोड्यूस करेगा किसी दूसरे पर्सन की सेटिस्फैक्शन के, दूसरे पर्सन की वांट सेटिस्फाई करने के लिए, तब तक हम उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे. तो प्रोड्यूसर जब गुड्स प्रोड्यूस करेगा तो डेफिनेटली सेकंड पर्सन जो है उसको कंज्यूम करेगा. तो ये जो रुकावट है मीन्स हिंड्रेंस है, एक पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है, उसको टेंशन है कि इसको कंज्यूमर तक भी वो गुड्स पहुंचाने हैं. तो ये जो हिंड्रेंस रिमूव करता है, ये रिमूव करता है कॉमर्स. कॉमर्स दैट इज ट्रेड. ट्रेड क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स जो इस हिंड्रेंस को रिमूव करता है कि गुड्स जो है वो टाइमली सेल और परचेज किए जाए. ये जो रुकावट है पर्सन की वो इस प्रोसेस में ना आए, एक्सचेंज होता रहे टाइम टू टाइम, गुड्स बाय और सेल होते रहे. तो प्रोड्यूसर जो गुड्स प्रोड्यूस करता है और कंज्यूमर जो गुड्स कंज्यूम करता है, उनके बीच में जो पर्सन की हिंड्रेंस है वो कौन रिमूव करता है? ट्रेड रिमूव करता है. दैट ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को कोई भी डिले ना हो, ना प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करते टाइम कोई प्रॉब्लम आए, ना कंज्यूमर को उसको कंज्यूम करने के लिए कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े. तो ये जो फंक्शन है कॉमर्स का वो हिंड्रेंस रिमूव करता है, दैट इज अ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन. सेकेंड इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. अब प्लेस की भी प्रॉब्लम है, जगह की भी रुकावट है. तो प्रोड्यूसर जब गुड्स प्रोड्यूस करता है, स्पोर्ट्स गुड जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हिमाचल में हो रहे हैं, बट वो अब वहीं पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहीं पे एक ही जगह पे हिमाचल में एक सिंगल स्टेट में ही कंज्यूम नहीं हो जाएंगे, या वहीं पे भी कंज्यूम हो जाएंगे. तो वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाएंगे कैसे, वो एक्सचेंज होंगे कैसे?
वो वहां पे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए कंज्यूमर बिल्कुल पास तो बैठा नहीं है मशीन के, गुड्स बनेगा तो वो उठा के ले जाएगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो विदिन 1 किलोमीटर लेके जाना है, विदिन 10 किलोमीटर लेके जाना है, विदिन 500 मीटर लेके जाना है, किसी प्रोसेस के थ्रू तो लेके जाना पड़ेगा। सो दैट इज द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। प्लेस की भी तो रुकावट है कि कहाँ जाके उनको बेचना है, तो दैट हिंड्रेंस ऑफ प्लेस इज टू बी कवर्ड विद ट्रांसपोर्टेशन। तो वो कौन सा फंक्शन है कॉमर्स का जो इस हिंड्रेंस को रिमूव करता है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को? ट्रांसपोर्टेशन इस हिंड्रेंस को रिमूव करता है। ट्रांसपोर्टेशन से हम गुड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो प्लेस की हिंड्रेंस को कौन रिमूव करता है? ट्रांसपोर्ट रिमूव करता है। थर्ड फंक्शन ऑफ कॉमर्स इज हेल्प्स टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम क्या है? जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे गुड्स हैं, वो एक सीजन में प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन वो कंज्यूम किए जाते हैं ऑल ओवर द ईयर। हम अपने फ्रूट्स की एग्जांपल ले सकते हैं। हर फ्रूट्स है वो सीजन रहता है, उसका सीजन होता है प्रोड्यूस होने का, बट हम उनको कंज्यूम जो है वो ऑल ओवर द ईयर करते हैं। जब भी हम शॉप पे जाते हैं, हम ऑरेंजेस जो है वो विंटर्स में ग्रो किए जाते हैं, लेकिन हम उनको अगर समर में लेने जाते हैं तो समर में भी अवेलेबल रहते हैं। मैंगोज जो है वो मोस्टली समर में ग्रो होते हैं, लेकिन अगर हम उनको विंटर में कंज्यूम करना चाहते हैं तो हमें विंटर में भी अवेलेबल रहते हैं। तो हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं प्रोडक्ट्स एक सीजन में, लेकिन अवेलेबल रहते हैं वो ऑल ऑफ द ईयर? तो दिस इज बिकॉज ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, स्टोरेज फैसिलिटीज जो है। ये चीजें जो है वो सीजनली ग्रो की जाती है, लेकिन कंज्यूम जो है वो ऑल ओवर द ईयर की जाती है। हम अपनी क्रॉप्स ले सकते हैं, हमारी जो वीट है वो हार्वेस्ट होती है अप्रैल मई में, लेकिन हम उनको ऑल ओवर द ईयर जो है वो कंज्यूम करते हैं। हमारे राइस है वो नवंबर टू दिसंबर में हार्वेस्ट किए जाते हैं, लेकिन हम उनको ऑल ओवर द ईयर कंज्यूम करते हैं। ऐसा तो है नहीं हम बोले कि राइस को हमने सर्दियों में हार्वेस्ट किया है तो हम सर्दियों में ही राइस खाने को मिलेंगे, गर्मियों में राइस नहीं मिलेंगे। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर हम ऑल ओवर द ईयर ये चीजें कंज्यूम करें, दैट इज बिकॉज ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। तो ये हमारी जो सर्विसेज है वेयर हाउसिंग जो हमें प्रोवाइड करती है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ कॉमर्स, जो क्या हिंड्रेंस रिमूव करती है? हिंड्रेंस ऑफ टाइम, कि हमें सीजनल क्रॉप्स जो है वो ऑल ओवर द ईयर अवेलेबल मिल रही है बिकॉज ऑफ वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट फंक्शन इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स द मनी वर्थ। जब हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, बाय एंड सेल किए जाते हैं, तो किस पर्पज के लिए, किस वर्थ के लिए? मनी वर्थ के लिए। हम गुड्स को सेल करते हैं पैसों के लिए, हम गुड्स को परचेज करते हैं, क्या पे करते हैं? मनी वैल्यू पे करते हैं। सो द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, हमें वो एक्सचेंज की प्रॉब्लम को कौन, उस हिंड्रेंस को कौन दूर करता है? दैट इज अ बैंकिंग। बैंक, अगर हमें कोई फाइनेंस रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है, सो वो कौन कवर करता है? उस हिंड्रेंस को कौन रिकवर करता है? दैट इज अ बैंकिंग। बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है, सो दैट कोई भी हमारी ट्रांजेक्शन में रुकावट ना आए रिगार्डिंग एनी एक्सचेंज, रिगार्डिंग द मनी वर्थ। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। बिजनेस में जो है वो रिस्क इन्वॉल्व रहता है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व रहती है। सो बिजनेस को हमें सिक्योर रखना पड़ता है, उस अनसर्टेनिटी को हमें कवर अप करना पड़ता है। उस रिस्क को कौन कवर करता है? इंश्योरेंस कवर करता है। हम जो बिजनेस है वो अपने गुड्स को इंश्योर करवाता है। इवन भी अगर हम कोई व्हीकल परचेज करते हैं, हमारी कार का इंश्योरेंस है, हमारी लाइफ का इंश्योरेंस है, हमारे हाउस का इंश्योरेंस है, तो ये सब क्या है? ये हमें रिस्क है। हम अपने रिस्क को कवर करना चाहते हैं। हम अपने रिस्क को कैसे कवर करेंगे? कौन सा कॉमर्स का ऐसा फंक्शन है जो हमें हेल्प करता है हमारे रिस्क को, फंक्शन को, रिस्क को कवर करने में? दैट इज इट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमें अश्योर करता है कि ये जो रिस्क का हिंड्रेंस है, ये रुकावट जो है वो बिजनेस को फेस ना करनी पड़े। लास्ट वन, सिक्स्थ वन इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हमें उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, सो हाउ इट इज पॉसिबल कि वो जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो आपके तक पहुंचेंगे? बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज है, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, हमें कैसे पता चलेगा? हमें उस चीज की नॉलेज कैसे होगी? जब तक हमें उस चीज के बारे में पता नहीं होगा, तो एज अ कंज्यूमर हम उसको परचेज कैसे करेंगे? मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस बना रही हूँ, मैं अपलोड नहीं करूंगी तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा? सो
फॉर दिस पर्पस एडवर्टीजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो गुड्स की नॉलेज के लिए गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो एडवर्टीज किए जाते हैं। एडवर्टीजमेंट के द्वारा जो है हमें पता चलता है कि गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस क्वालिटी के हैं, कैसे हमें परचेज करने हैं। कंज्यूमर तक नॉलेज होगी उस चीज की, कैसे होगी, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तो ही कंज्यूमर उस चीज को इनहेल कर सकेगा। सो दीज आर सम फंक्शंस ऑफ कॉमर्स that remove the different hindrances in the way of production and consumption, producer and consumer. Next, classification of commerce. Commerce is divided into two types, trade and aids to trade. Aids or auxiliaries to trade we can also say. तो commerce के दो further types हैं. First one is trade and second one is aids or auxiliaries to trade. So first of all we'll discuss what is trade, that is first part of commerce. So trade क्या है? In a simple word, it's a buying and selling of goods and services, or we can say that exchange of goods and services. So goods को buy करना और sell करना between buyer and seller, that process is known as trade. Goods produce किए जाते हैं, manufacture किए जाते हैं, और उसके लिए कोई कंज्यूमर भी चाहिए होता है। जब गुड्स बनते हैं डेफिनेटली, तो जब तक वो कंज्यूम ना हो जाए उसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो उसके लिए मैन्युफैक्चर को कंज्यूमर चाहिए, कंज्यूमर को मैन्युफैक्चर चाहिए। एज अ कंज्यूमर हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वांट्स हैं, और एज अ मैन्युफैक्चर दे हैज टू सेल अ गुड। तो दोनों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या है, दैट इज अ ट्रेड। ट्रेड जो दोनों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, मैन्युफैक्चर को कंज्यूमर प्रोवाइड करती है एंड कंज्यूमर को मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करती है। सो ट्रेड इज ट्रेड मेक्स अ लिंक बिटवीन अ मैन्युफैक्चर एंड अ कंज्यूमर। सो दैट what is a trade? It's exchange of goods or buying or selling of goods and services. Trade is further classified into two types, internal trade and external trade. Internal trade, from the name itself it is very clear, internal, within the geographical boundaries of our countries. तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री यानी कि अपनी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर, विद इन अ कंट्री जब ट्रेड की जाती है। अब इन अ कंट्री इंडिया वी आर डूइंग ट्रेड, हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रेड कर रहे हैं, फ्रॉम पंजाब टू हिमाचल, फ्रॉम हरियाणा टू गुजरात, फ्रॉम एमपी टू सिक्किम, विद इन अ कंट्री हम ट्रेड कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या एक स्टेट के अंदर ही, जैसे भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, विद इन अ स्टेट ओनली। ट्रेड जो हो रही है हमारी नेशनल बाउंड्रीज के अंदर हो रही है, इंडिया में ही हो रही है, दैट ट्रेड इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। सेकेंड वन इज एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल मीन्स आउट ऑफ कंट्री, बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट। जियोग्राफिकल लिमिट्स के बाहर जब ट्रेड की जाती है, जब हम अपनी कंट्री के बाहर जो है गुड्स सेल या परचेज करते हैं, दैट ट्रेड इज नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है टू टाइप्स में, दैट इज होलसेल एंड रिटेल। होलसेल और द पर्सन हु इज सेलिंग द गुड्स ऑन होलसेल इज नोन एज होलसेलर। उस पर्सन को होलसेलर बोला जाता है। होलसेल क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन अ बल्क, इन अ लार्ज क्वांटिटी। तो जब गुड्स को बाय और सेल किया जाता है, स्मॉल नहीं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, 100 ऑफ पीसेस, थाउजेंड्स ऑफ पीसेस, बल्क में जो प्रोडक्शन, बल्क में जो सेल एंड परचेज होती है गुड की, जो ट्रेड होती है, दैट इज नोन एज होलसेल। और जो रिटेल है, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी। जब हम सिंगल पेन, 2 पेन, 1 नोटबुक स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करते हैं, दैट इज नोन एज, दैट बाइंग एंड सेलिंग इज नोन एज, दैट इज रिटेल। बाइंग और सेलिंग जब हम स्मॉल क्वांटिटी में करते हैं, दैट इज नोन एज रिटेल। तो रिटेल मोस्टली जो है वो कंज्यूमर करते हैं। वी एज अ कंज्यूमर हम रिटेल में शॉपिंग करते हैं, रिटेल में ट्रेड करते हैं, बाय और सेल करते हैं फॉर सेल्फ कंजप्शन। और होलसेल ट्रेड जो की जाती है वो मोस्टली जो बिजनेसमैन करते हैं, ताकि वो गुड्स को फर्दर कंज्यूमर को सेल कर सके।
मोस्टली जो होलसेल है वो फर्दर सेलिंग के लिए की जाती है, उसमें जो फाइनल कंजप्शन है वो उसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं। हो सकता है बल्क में गुड्स परचेज कर रहे हैं, जिन बहुत बड़ी फैमिली है तो उनको 10 गुड्स 20 गुड्स भी परचेज करने पड़ते होंगे, बल्क में भी परचेज करने पड़ते हैं फाइनल कंजप्शन के लिए। लेकिन होलसेल जो है, होलसेलर जो है वो मोस्टली गुड को बल्क में परचेज करता है, इंडस्ट्री से बल्क में लेके आता है ताकि उसको फर्दर कंज्यूमर को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में सेल कर सके। दिस इज होलसेल एंड रिटेल। सेकंड इज एक्सटर्नल ट्रेड। First one is internal, second is external. External means out of national boundaries, beyond the geographical limits. So external trade is also further classified into 3 types, that is export, import and entrepot. Export क्या हुआ? Export means sale of goods to foreign. जब हम फॉरेन कंट्रीज में, अब एक्सटर्नल का मतलब ही है कि फॉरेन के साथ डील करेंगे, तो जब हम गुड्स को सेल करेंगे फॉरेन में, व्हेन गुड्स आर टू बी सोल्ड इन द फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में जब हम गुड्स को सोल्ड करेंगे, सेल करेंगे, दैट इज एक्सपोर्ट, बाहर भेजेंगे। इम्पोर्ट, इन से आप इन का शॉर्ट फॉर्म समझ सकते हैं। इम्पोर्ट मीन्स बाइंग फ्रॉम द गुड्स फ्रॉम द फॉरेन, जब हम फॉरेन कंट्रीज से बाय करेंगे सो इम्पोर्ट, दैट इज नोन एज इम्पोर्ट। सो एक्सपोर्ट में सिंपल सेल करेंगे जब हम दूसरी कंट्री में, उसको हम एक्सपोर्ट बोलेंगे। दूसरी कंट्री मीन्स फॉरेन कंट्री, अपनी कंट्री से बाहर, अपनी स्टेट से डील नहीं करें हम, अब दूसरी कंट्री से डील कर रहे हैं। इंडिया ने गुड्स सोल्ड किए जापान को, इंडिया ने गुड्स सोल्ड किए अमेरिका को, इंडिया ने गुड्स सोल्ड किए ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया ने गुड्स सोल्ड किए किसी फॉरेन कंट्री को, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट मीन्स इन, अगर हमने इंडिविजुअल कंट्री, इंडिया ने अगर किसी कंट्री से गुड्स परचेज किए, इंडिया ने चाइना से गुड्स परचेज किए, इंडिया ने साउथ अफ्रीका से गुड्स परचेज किए, दैट बाइंग, अगर हमारी कंट्री में गुड्स आ रही हैं, हम परचेज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इम्पोर्ट। एंड एंट्रपोर्ट इज द मिक्सचर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। यहाँ पे क्या होता है, एक फॉरेन कंट्री से गुड्स लिए जाते हैं ताकि हम उसको सेकेंड फॉरेन कंट्री में सेल कर सके। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, हमारे रिलेशंस जो है एन इंडिविजुअल कंट्री, हमारे रिलेशंस चाइना के साथ भी अच्छे हैं, हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ भी अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने गुड्स लिए, पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस में भी अच्छे नहीं हैं, वो मे बी डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर रहे। अगर हमने वे टेकिंग जापान फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया के रिलेशन चाइना से भी अच्छे हैं, जापान से भी अच्छे हैं, डायरेक्टली वो ट्रेड नहीं कर रहे हैं, एज एन इंडिविजुअल कंट्री हमने चाइना से गुड्स लिए और हमने फिर फर्दर वो गुड्स अपनी कंजप्शन के लिए नहीं रखे, हमने वो जापान को सोल्ड कर दी। दैट मीन्स हम एक फॉरेन कंट्री से गुड्स परचेज करें और उसको दूसरी फॉरेन कंट्री में सोल्ड करें, सेल करें, दैट इज नोन एज एंट्रपोर्ट। हम डील करेंगे फॉरेन कंट्रीज के साथ ही, लेकिन हम अपनी कंजप्शन के लिए गुड्स नहीं खरीदेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम गुड्स उनको बेचेंगे अपनी कंट्री से, इंपोर्ट में हम अपनी कंजप्शन के लिए गुड्स परचेज करेंगे। बट इन केस ऑफ एंट्रपोर्ट हम एक कंट्री से गुड लेंगे, एक फॉरेन कंट्री से गुड लेंगे अपनी कंजप्शन के लिए नहीं, उसको फर्दर दूसरी फॉरेन कंट्री में सेल करने के लिए, दैट इज नोन एज एंट्रपोर्ट। सेकेंड वन इज एड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? ट्रेड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या हुआ कि ट्रेड जो है वो स्मूथली हो सके, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड में है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, तो ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड क्या है कि वो जो बाइंग एंड सेलिंग है उसमें कोई रुकावट ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो उसको उस ट्रेड के लिए स्मूथ फ्लो हो रहे, ट्रेड जो है वो स्मूथली हो सके, स्मूथली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो सके, सर्विसेज हो सके, उसके लिए ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बनाई गई है। सो फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट क्या है? इट मीन्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो गुड्स जो है वो इजिली जहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं और जहाँ पे वो कंज्यूम होंगे वहाँ एक जगह से दूसरी जगह तक वो इजिली फ्लो हो सके, इजिली मूव हो
सके, इसलिए क्या है ऑक्सिलरी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, हेल्प करता है गुड्स को प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक पहुंचाने में। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन जो है गुड्स को मूव करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सो इस वजह से जो है ट्रांसपोर्टेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। सेकेंड वन इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस कैसे ट्रेड को स्मूथ करता है, बैंक क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंस, क्रेडिट और लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है बिजनेस को, सो दैट जो ट्रेड में कोई भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, बिकॉज विदाउट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फाइनेंस होगा तो मटेरियल परचेज होगा, रॉ मटेरियल परचेज किया जाएगा, मशीनरीज परचेज की जाएंगी, गुड्स बनेंगे तभी गुड्स सोल्ड होंगे। सो और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है डे टू डे एक्टिविटीज में फाइनेंस की। सो उस एक्टिविटीज को स्मूथली जो है वो फ्लो करने के लिए बैंकिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। सो बैंकिंग के थ्रू क्या होता है, गुड्स जो है फाइनेंस की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जाती है। बैंकिंग क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है बिजनेस को। थर्ड वन इज इंश्योरेंस। अब बिजनेस में जो है प्रोडक्ट्स बनते हैं, रिस्क भी रहता है, फायर का रिस्क रहता है, थेफ्ट का रिस्क रहता है, इवन इन ट्रांजिट मीन्स रास्ते में अगर उनको कुछ नुकसान ना हो जाए, अगर वो व्हीकल से जा रहा है तो एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं, या कोई ग्लास का मटेरियल है तो रास्ते में वो टूट भी सकता है। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते में भी वो थेफ्ट हो सकता है। तो किसी भी वजह से जो बिजनेस के रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस क्या करती है, बिजनेस का रिस्क कवर करती है। नेक्स्ट फोर्थ इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मीन स्टोरेज फैसिलिटीज। गुड्स जो है वो वंस इन अ ईयर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो फुल ईयर जो है वो कंज्यूम किए जाते हैं। सो गुड्स को सारा साल जो फ्रूट्स हैं उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, और हमारी जो क्रॉप्स है, व्हीट है, राइस है, गोडाउन्स में रखा जाता है, उनको स्टोर किया जाता है। तो वेयर हाउस क्या प्रोवाइड करता है, टाइम गैप फुलफिल करता है, ताकि ये जो उसकी प्रोडक्शन की टाइम है और जो हमारी कंजप्शन की टाइम है उसके बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, स्मूथली जो है गुड जब रिक्वायर्ड हो तो वो अवेलेबल हो सके। दैट्स व्हाई the warehousing provides a storage facility for the smooth flow of trade. Next is advertisement and public relation. So advertising that means कि information provide करना प्रोडक्ट के बारे में। जब तक प्रोडक्ट के बारे में कोई information provided नहीं होगी तब तक प्रोडक्ट की information जो है वो कंज्यूमर को नहीं होगी। अब हमें पता है कि कोलगेट बनती है, लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि सेंसोडाइन जो है वो हमारी सेंसिटिविटी के लिए, तब तक हम उसको परचेज कैसे करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, एडवर्टाइजिंग से। एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक रिलेशंस जो है, पब्लिक रिलेशन मींस डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करना, घर घर आके प्रोडक्ट बेचना, उसकी मार्केटिंग करना। सो एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन जो है वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सो दैट जो है प्रोडक्ट का जो फ्लो है वो स्मूथ रह सके, जो ट्रेड है वो स्मूथली हो सके। So these are some auxiliaries to trade for the smooth flow of trade, ताकि ट्रेड जो है वो स्मूथली चल सके, कोई रुकावट ना हो उसमें, ना ही कोई मूवमेंट की रुकावट हो, ना ही कभी फाइनेंस की रिक्वायर्ड हो, और रिक्वायरमेंट कोई कभी रुकावट आए, अगर आए तो बैंकिंग उसको फुलफिल कर सके, अगर रिस्क है तो इंश्योरेंस उसको कवर कर सके, टाइम गैप है तो वेयर हाउसिंग जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, और उसकी प्रोडक्ट की गुड्स एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस में रिस्क तो बहुत जरूरी है, विदाउट रिस्क जो है वो कोई भी बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज रहती हैं, बिजनेस का कोई भरोसा नहीं है, हमें मार्केट का नहीं पता है कैसी है, हमें इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिन पे जो है जिनका बिजनेस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। बिजनेस तो उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता। सो बिजनेस में रिस्क के चांसेस भी रहते हैं। सो बिजनेस रिस्क है क्या, refers to probability. Probability means chances. 100% श्योरिटी नहीं है, but a probability, chances of losses. Losses बोल सकते हैं और less profit के chances बोल सकते हैं as compared to previous year. Due to unexpected events, वैसे event जिनको हमने expect नहीं किया होता,
विच आर बियॉन्ड कंट्रोल, और वो हमारे कंट्रोल से भी बाहर रहते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड बिजनेस रिस्क। जब हमें अनसर्टेनिटीज का पता नहीं रहता और वो हमारे कंट्रोल से बाहर रहते हैं, इन दैट सिचुएशन जब बिजनेस कोई फेलियर फेस करता है, जब लॉस फेस करता है, दैट इज नोन एज बिजनेस रिस्क। सो बिजनेस रिस्क इज व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। अब किस तरह का बिजनेस रिस्क हो सकता है, किस वजह से जो है वो बिजनेस रिस्क जो है वो हो सकते हैं। बिजनेस रिस्क ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी दैट मीन्स हमें पता नहीं है, जो मार्केट है, बिजनेस मार्केट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, बिल्कुल अनसर्टेन है, मार्केट का कोई पता नहीं है, मार्केट में क्या चेंजेस आ जाएंगे विद इन अ डे, विद इन अ वीक। हम फैशन के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है फैशन चेंज हो गया, लेडीज ड्रेसेस में, क्लोथ में, फैशन में चेंजेस होता रहता है, मार्केट में हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होते रहते हैं, ऐसे इकोनॉमिक कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, बहुत सारे ऐसे रीजन है जिनकी वजह से मार्केट में चेंजेस आते रहते हैं। तो बिजनेस जो है वो अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी चेंज हो सकता है, उस चेंजेस की वजह से बिजनेस में क्या हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं। सो बिजनेस रिस्क अराइज दैट इज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की वजह से, किसी भी ऐसे सर्कमस्टांस की वजह से जो अनसर्टेन है, जो ऑल ऑफ द सडन हो सकता है और बिजनेस को लॉस करवा सकता है। सेकेंड वन इज रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अब रिस्क है वो हर बिजनेस का पार्ट है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बिजनेस में कभी रिस्क ही नहीं होगा, मैं ऐसे बिजनेस करूंगा कि बिजनेस में कभी रिस्क ही नहीं होगा। जितना मर्जी इंटेलिजेंट पर्सन है, इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है, उसकी सुपर इंटेलिजेंट मैनेजमेंट है, बिजनेस में हमेशा रिस्क के, लॉसेस के चांस रहते ही रहते हैं। बिजनेस में लॉस को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, उसको कम किया जा सकता है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है, इवन कई बार नेचुरल सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि आप उसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि कभी भी आप उस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। कोविड आ गया, क्या ऐसा बिजनेस ने कभी सोचा था कि कोविड आ जाएगा, लेकिन कोविड ने क्या किया, सब तरफ से बिजनेस को हिला दिया, पूरी इकोनॉमी को हिला दिया, इतनी डिस्ट्रक्शन क्रिएट की। सो रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं एलिमिनेट नहीं कर सकते टोटली, रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड वन इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। कैसा बिजनेस है और क्या साइज है बिजनेस का, इस पे डिपेंड करता है कि कितना रिस्क हो सकता है। नेचर दैट मीन्स अगर हम फैशन में डील कर रहे हैं, ब्रांडेड क्लॉथ में डील कर रहे हैं, तो फैशन चेंज होता रहता है, मुझे ज्यादा रिस्क है। मैं स्टैंडर्ड गुड्स में डील करी, मैं कट पीस में, क्लोथ में डील करी, उसमें इतना जो है वो चेंजेस नहीं रहता। तो नेचर, मैं कंज्यूमेबल गुड्स में डील कर रही हूँ, जो गुड्स अगले दिन खराब हो जाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो मुझे ज्यादा रिस्क है बिजनेस में। मैं नॉन कंज्यूमेबल स्टैंडर्ड गुड्स में जो है वो डील कर रही हूँ, ब्रेड, मिल्क, जैम, बटर, ये सब चीजें जो है, ब्रेड जैम, ये सब चीजें, बिस्किट्स, ये सब चीजें ऑल ऑफ द सडन खराब होने वाली नहीं है, तो उसका एज कंपैरेटिव टू फ्रूट्स, वेजिटेबल रिस्क थोड़ा कम है। तो नेचर ऑफ बिजनेस किस तरह का बिजनेस है। साइज ऑफ बिजनेस, जब मेरे पास छोटा बिजनेस रहेगा, कम कैपिटल इन्वेस्टेड, डेफिनेटली मुझे लॉस के चांसेस भी कम रहेंगे, बिकॉज छोटा बिजनेस, छोटी इन्वेस्टमेंट और छोटा रिस्क। लेकिन जब मैंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, तो मुझे बड़ा साइज है बिजनेस का, तो डेफिनेटली जो रिस्क के चांसेस है, लॉस के चांसेस है, वो ज्यादा रहेंगे। लास्ट में प्रॉफिट इज द रिजल्ट फॉर बेयरिंग द रिस्क। अब रिस्क तो बेयर करेंगे, लेकिन जब हम रिस्क, एक बिजनेसमैन रिस्क बेयर करता है किस लिए, बिकॉज ही नो या शी नो दैट बिजनेस के जब हम रिस्क लेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। तो हायर द रिस्क, हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क, लोअर द प्रॉफिट। जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना कम रिस्क लेंगे उतना कम प्रॉफिट होगा। लेकिन बिजनेस को हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है एक रिवॉर्ड की, दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। रिस्क बेयर करेंगे, रिस्क से निकल के आएंगे, उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, तो डेफिनेटली हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। The last topic of this chapter, causes of business risk. बिजनेस में रिस्क होता है
रिस्क के कॉजेज क्या है, क्या कारण है जिस वजह से रिस्क फेस करता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो बहुत सारे रीजंस होते हैं, मेन जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं कॉजेज। फर्स्ट वन इज नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज मतलब फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज क्लियर कि नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से, कुछ नेचुरल रीजंस की वजह से जब बिजनेस रिस्क फेस करता है, बिजनेस को लॉस फेस करना पड़ता है, दैट आर नोन एज नेचुरल कॉजेज। लाइक अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक की वजह से बिजनेस अफेक्ट हुआ, फ्लड आ गया, ड्रॉट सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने से भी इसमें लॉसेस के चांस हो सकते हैं, फेमाइन, भूखमरी बोल सकते हैं इसको। सो कई ऐसे नेचुरल रीजंस हो सकते हैं। कोविड-19 एक नेचुरल रीजन है जिसकी वजह से बिजनेस को जो है वो रिस्क फेस करना पड़ता है। बिजनेस को किसी ना किसी वजह से जो है वो रिस्क फेस करना ही पड़ता है। बिजनेस में जो रिस्क है उसके चांसेस जो है उसको हम कम कर सकते हैं, टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते बिजनेस को। सो नेचुरल कॉजेज ऐसा रीजन है जो बिजनेस बिल्कुल प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता, अनप्रिडिक्टेबल है, पता ही नहीं है कि नेचुरल क्या क्लैमिटी अराइज हो जाएगी और बिजनेस को वो फेस करनी पड़ जाएगी। ह्यूमन रीजन जो है वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल रीजन जो है, नेचर में क्या ऐसे चेंजेस आ जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था कि कोविड-19 आएगा और बिजनेस में कुछ ऐसे लॉसेस को फेस करना पड़ेगा। सो नेचुरल जो रीजंस हैं वो बिल्कुल ही आउट ऑफ माइंड रहते हैं बिजनेस के, बिल्कुल अनसर्टेनिटीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है बिजनेसमैन। नेक्स्ट इज ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज मीन्स ह्यूमंस की वजह से कुछ ऐसे रीजंस जो ह्यूमन की वजह से बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, बिजनेस को लॉस प्रोवाइड करते हैं। जैसे केयरलेसनेस, बिजनेस ने चीजें हैंडल नहीं की, सॉरी एम्प्लॉयज ने केयरलेसनेस दिखाई, कुछ चीजें प्रॉपरली हैंडल नहीं की, एम्प्लॉयज स्ट्राइक करते हैं, रियॉट्स दंगे फसाद होते हैं, फ्रॉड कर जाते हैं एम्प्लॉयज, थेफ्ट कर जाते हैं। ऑल दीज रीजन जो ह्यूमन कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से बिजनेस को लॉस फेस करना पड़ता है, आर नोन एज ह्यूमन कॉजेज। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमी में बिजनेस सर्वाइव करता है तो उस इकोनॉमी में कुछ ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से, मार्केट कंडीशंस में चेंजेस की वजह से बिजनेस को जब लॉस फेस करना पड़ता है, ऑल दोज रीजंस आर केम अंडर इकोनॉमिक कॉजेज। की इकोनॉमी में क्या चेंजेस हुए और इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट हुआ बिजनेस पे, जिससे बिजनेस को लॉस फेस करना पड़ा। फैशन में चेंजेस हुए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, ऑल दीज आर रीजंस ऑफ इकोनॉमिक कॉजेज। फोर्थ वन इज अदर कॉजेज। अब जो इन तीनों कंसेप्ट्स के बाहर है, नेचर में भी नहीं है, नेचुरल कॉज भी नहीं है, ह्यूमन कॉज भी नहीं है, इकोनॉमिक कॉज भी नहीं है, वो आएगा अदर कॉजेज में। जैसे पॉलिटिकल रीजंस हो गए, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गई, कांग्रेस आ रही है तो मे भी किसी और सेक्टर को सपोर्ट कर रही है जो हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल नहीं है, बीजेपी आ रही है वो किसी बिजनेस को फेवर कर रही है, हो सकता है वो हमारे फेवरेबल है या नहीं है। तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी बिजनेस लॉस फेस कर सकते हैं। बर्स्ट इन मशीनरी, बर्स्ट इन बॉयलर्स और सो मेनी रीजंस, ऐसे रीजंस हैं जो इनकी वजह से बिजनेस लॉस फेस करता है। बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी किसी ने सोचा नहीं है जो इन तीनों कॉजेज में भी नहीं आ रहे हैं, आउट ऑफ these 3 causes, so they are a part of other causes. So this is the last topic of our chapter 1. So हमने ये चैप्टर कवर किया 4 पार्ट्स में, पार्ट 1, 2, 3 and this was the last part, part 4. So this is all about this topic. Now I'm wrapping the topic up. So यहीं पे हो जाता है चैप्टर 1 खत्म। आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी कंसेप्ट, कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया अगर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कोई टॉपिक स्किप हो गया है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा लगा, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। रेदर देन नेक्स्ट चैप्टर जो कवर करेंगे वेरी सून, बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊंगी। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, सी यू सून।